अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। मैंने एसिड स्केड्यूल का कहा था टेस्ट, और उसके बाद इवैल्यूएशन का अलग से कहा था। ये जो एसिड स्केड्यूल बताया था उसका क्लास में शायद एक ही सवाल किया होगा। तो सर एसिड स्केड्यूल की आपने प्रैक्टिस ही नहीं कराई, सर पता नहीं टेस्ट ले लें उसका, एसिड स्केड्यूल की प्रैक्टिस ही कोई नहीं हुई, है ना? है ना? एसिड स्केड्यूल सिर्फ एक टेबुलर फॉर्मेट बना के दिया था, वरना उसमें जो डेप्रिसिएशन की फिगर निकालनी है, बीडीसीडी बैलेंस है, सारा वही तो है जो टी अकाउंट की प्रैक्टिस करते हैं। तो लगाए ना यार, 4-5 दिन तो लगाए टी अकाउंट के ऊपर। तो वो कुछ बच्चों का ये मसला था जो मुझसे पहुंचा था कि एसिड स्केड्यूल का टेस्ट ले रहे हैं तो उसकी तो प्रैक्टिस ही कोई नहीं हुई। तो बेटे मतलब तो एसिड स्केड्यूल सिर्फ वो बना के दिखा दिया था कि इस शक्ल में लिखना है। अब जो सारे टी अकाउंट्स की मेहनत थी, तो जरूरी तो नहीं कि उसी शक्ल के बनाए हुए जब तक 10 सवाल हाथ से नहीं गुजारे होंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा एसिड स्केड्यूल क्या है। तो जो सारी मेहनत की हुई है वो सारी मेहनत वही है एसिड स्केड्यूल के लिए भी। उसी तरह से बीडी बैलेंस निकालना है, उसी तरह से डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालनी है, उसी तरह से जो एसिड बिका उसकी एक्यूमुलेटेड निकालनी है। जी क्यों? अच्छा देखो बेटे, आप ना पहले स्टूडेंट नहीं है, नस्ल दर नस्ल से स्टूडेंट चले आ रहे हैं। अगर मैं आपको ये कह दूंगा ना कि एसिड स्केड्यूल का टेस्ट कल नहीं है, 10 दिन बाद है, तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि आपने वो 9 दिन प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपने अगर पढ़ना भी हो, अगर वैसे तो आप कहेंगे जी ये तो नेचुरल टैलेंट की बेस पे होता है, तो आप तो डायरेक्ट टेस्ट लेंगे, लेकिन अगर किसी ने पढ़ना भी हुआ तो उसी शाम ही पढ़ेगा, उसने कौन सा 10 दिन पहले पढ़ लेना। तो इसलिए क्या फर्क पड़ता है कि मैं आपको अगले वीक का स्केड्यूल अभी बता दूं? चलो बता दिया, IS-36 का टेस्ट, चलिए अगले वीक IS-36, चले बता दिए। मेजरमेंट ऑफ रिकवर, कल मैंने लिखा था इंपेयरमेंट टेस्ट और उसके बारे में थोड़ी सी अंग्रेजी बताई थी, बस वो बहुत है। अब आता है कि रिकवरेबल अमाउंट निकालनी कैसे, कैलकुलेट कैसे करनी है। मेजरमेंट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, यानी रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी कैसे है। कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग रिकवरेबल अमाउंट है क्या? रिकवरेबल जो एसेट से बेनिफिट्स मिल चुके, मिलने हैं। बिजनेस दुकान खोल ली, पढ़ाना शुरू कर दिया, हाँ जी, क्या हो गया? नहीं चल रहा, देखना याद रखता हूं। जी वो हो गया। रिकवरेबल अमाउंट का कॉन्सेप्ट ये है कि एसेट, कौन से एसेट, किस एसेट की बात कर रहे हैं चैप्टर में हम? पीपीई। और क्योंकि आपके सिलेबस में इंटेंजिबल नहीं है तो सवालों में भी मेनली पीपीई की बात हो रही है, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कैरिड एट कॉस्ट मॉडल। वो चूंकि भी पढ़ाई नहीं है इसलिए मैं मिसालों में भी पीपीई की बात कर रहा हूँ। तो पीपीई यानी बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह, बिजनेस ने इनको क्यों खरीदा था? बेचने के लिए कि यूज करने के लिए? यूज करने के लिए, ठीक है। तो बिजनेस ने अब तक जितना यूज कर लिया, रिकवरेबल अमाउंट ये है कि अब से ऑनवर्ड क्या बेनिफिट मिलेगा। ये होती है हायर ऑफ दो वैल्यूज। रिकवरेबल अमाउंट इज दी हायर ऑफ, एक वैल्यू होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और एक वैल्यू होती है वैल्यू इन यूज। इन दोनों में से हायर को कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट।
हायर को क्यों कहते हैं अभी थोड़ी देर तक बताता हूं, और ये दोनों होती क्या है, इन्हीं को पढ़ने लगे हम। रिकवरेबल अमाउंट होती है इन दोनों में से हायर, और ये दोनों हैं क्या, ये पढ़ाता हूं एक एक करके। पहले कर लेते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये पढ़ते हैं पहले। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, पहले ये पढ़ते हैं। अच्छा, हायर क्यों लेते हैं ये मैं आपको भी इस थोड़ी देर तक बताता हूं। अभी तक जितना पढ़ा है, फेयर वैल्यू क्या होती है? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब तक मैं खुद IAS 36 पढ़ाते हुए रीवैल्यूएशन का जिक्र नहीं लिया था ना, रीवैल्यूएशन, तब तक आप भूल जाए कोई रीवैल्यूएशन होती थी। वैसे तो भूल ही गए होंगे अब तक, नहीं भूले नहीं, यहां जबरदस्ती फिट नहीं करनी चले, क्योंकि यहां भी मैं कहीं फेयर वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो जो रीवैल्यूएशन मॉडल था उसको अभी IAS 16 तक रखें, IAS 36 में रीवैल्यूएशन मॉडल मिक्स नहीं करना। जब करना होगा तो मैं खुद बताऊंगा कि अब हम रीवैल्यूएशन मॉडल की बात कर रहे हैं, उससे पहले नहीं है रीवैल्यूएशन मॉडल कुछ। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इसमें दो बातें समझानी है। एक फेयर वैल्यू क्या होती है, और लेस तो आपको बताइए, इसलिए कॉस्ट टू सेल क्या होती है। तो दो चीजें बताते हैं, पहले फेयर वैल्यू की करते हैं बात। पहले फेयर वैल्यू की बात करते हैं, लिखें इसकी अंग्रेजी। It is the price. It is the price that would be received to sell an asset in an orderly in an orderly transaction between market participants at measurement date। ये अंग्रेजी याद करनी है, एमसीक्यूज में काम आ सकती है। एट मेजरमेंट डेट, अंग्रेजी रिपीट कर रहा हूं जिसकी अंग्रेजी इधर गिर गई है। इट इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट मेजरमेंट डेट। आसान अल्फाज में इसका मतलब यह है कि जिस दिन हम ये फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर उसी दिन इसको बेचते, फेयर ट्रांजैक्शन होती, दोनों को पता होता, कौन दोनों, जो बेच रहा जो खरीद रहा, दोनों को मार्केट की इंफॉर्मेशन हो, मतलब फेयर ट्रांजैक्शन। तो जिस दिन फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर उसी दिन मार्केट में जाके बेचें तो कितने का बिकेगा, ये फेयर वैल्यू होती। अब इसके हवाले से एक दो एग्जाम नोट्स लिख लें, उर्दू पंजाबी पश्तो जैसे मर्जी लिख लें। एक बात तो ये लिख लें कि फोर्स्ड सेल वैल्यू, यानी मजबूरी में बेचना हो तो कितने का बिकेगा, वो नहीं होती फेयर वैल्यू। फोर्स्ड सेल वैल्यू, फोर्स्ड मजबूरन, फोर्स्ड सेल वैल्यू नहीं होती फेयर वैल्यू। फोर्स्ड सेल वैल्यू यानी अगर मजबूरन बेचना पड़ा तो कितने का बेचेंगे, तो सस्ता ही बिकेगा ना, तो वो फेयर वैल्यू नहीं हो सकती। फोर्स्ड सेल वैल्यू नहीं होती फेयर वैल्यू। और दूसरी टिप ये लिख लें कि अगर किसी पार्टी ने हमें रेट लगा दिया, यानी उसने कह दीजिए इतने में मैं खरीदने को तैयार हूं, तो ठीक है हम उसी को फेयर वैल्यू ले लेंगे। यानी दोबारा, अगर किसी पार्टी ने में इस प्रोडक्ट का रेट लगा दिया है, हमने चलो उसको तय भी कर लिया कि जब भी बेचना हुआ ठीक है तुम्हें ही बेचेंगे, तो बस वही फेयर वैल्यू ले लेंगे। दोबारा, अगर इस एसेट के बारे में किसी भी पार्टी ने हमें रेट लगा दिया है और हमने उससे तय भी कर लिया कि ठीक है हम तुम्हें इतने का बेचेंगे जब भी बेचना हुआ, तो बस वही फेयर वैल्यू ही समझ लेंगे। देखें, ये मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम टिप्स। अब ये बात तभी है जब मार्केट वैल्यू नहीं दी होगी, तो आपको मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू देने की बजाय ये कहा जा सकता है जी इतना रेट हमें लग गया है, तो बस वो फेयर वैल्यू ले लेंगे। दूसरी चीज इसमें पढ़ लेते हैं, कॉस्ट टू सेल क्या होती है। कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बता रहा हूं ना, तो पहले फेयर वैल्यू बताइए क्या होती है, अब कॉस्ट टू सेल बताने लगा। जी जी, हाँ हाँ, नहीं अभी इस वक्त क्या डैमेज है एसेट के, नहीं है ना, तो हम अभी की बात कर रहे हैं कि अभी इस वक्त एसेट बेचें तो कितने का बिकेगा। फेयर फोर सेल वैल्यू सिर्फ ये होती है कि अगर मजबूरी है कि बस निकलना है, मुल्क से बाहर भागना है,
तो फिर तो लोग रेट कम ही लगाते हैं, तो उसको फेयर वैल्यू नहीं कहेंगे। कॉस्ट टू सेल में लिखें अंग्रेजी, कॉस्ट टू सेल की अंग्रेजी बता रहा हूं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट directly attributable to disposal of asset, incremental cost directly attributable to disposal of asset, ये होती है कॉस्ट टू सेल। अच्छा, अगर तो इस अंग्रेजी को पढ़ के ये बात समझ आ रही है जो मैं कहने लगा हूं तो ठीक है, अगर नहीं तो खुद उर्दू में लिख लेना। ये वो खर्चे हैं जो बेचेंगे तो होंगे इंक्रीमेंटल, नहीं बेचेंगे तो नहीं होंगे। ये मतलब होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, यानी ये बेचने से डायरेक्टली रिलेटेड है। बेचेंगे तो ये खर्चे होंगे, नहीं बेचेंगे तो नहीं होंगे, बेचने के खर्चे। हाँ जी, लिखा। कॉस्ट टू सेल्स की कुछ एग्जांपल्स लिख लें। क्या क्या खर्चे हो सकते हैं जो बेचने के हैं? कमीशन हो सकती है, कमीशन लिख लें, कमीशन। डिस्काउंट नहीं नहीं, वो तो डिस्काउंट के बाद ही जो प्राइस है वही सेल प्राइस होगी। ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, यानी बेचने के लिए कोई खर्चा करेंगे तो बिकेगा, हाँ बिल्कुल वो भी आ जाएगा। रिपेयर कराना पड़ता है, पैक करना पड़ता है, इसलिए मिसालें बता रहा हूँ ना। कमीशन बताई है, ट्रांसपोर्टेशन कही है, डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, है जी। अगर जिस हालत में है उसको बेचने के लिए पेंट करा के बेचना हो तो उसके बाद बिकता ही नहीं है। जो फेयर वैल्यू है जहां बिकता है, अगर जितने का बिकता है उतने का बेचने के लिए खर्चे करने पड़ते हैं तो ये वो कॉस्ट टू सेल है। लीगल कॉस्ट हो सकती है, लीगल कॉस्ट, एलसी चार्जेस। हम कौन सा इसको एक्सपोर्ट कर रहे होंगे प्लांट को, हैं? अरे ऐसे नहीं होता भाई, एक्सपोर्ट ऐसे नहीं कोई भी उठा के एक्सपोर्ट कर देगा। मैंने पुरानी जूती बेचनी तो एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक्सपोर्टर को लाइसेंस मिला होता है, उसने वो प्रोडक्ट्स वाकई बेचने होते हैं। को पुराने फर्नीचर नहीं एक्सपोर्ट कर सकता, तो जो भी पुराना पीपीई बेच रहा होगा तो वो यही लोकल मार्केट में बेच रहा होगा। क्या लिखा है? स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी। जैसे वो प्रॉपर्टी बिकनी होती है तो स्टैंप पेपर होता है ना, तो उसकी स्टैंप ड्यूटी होती है, स्टैंप ड्यूटी है जी। ट्रांजैक्शन टैक्सेस है जी। ये जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस होते हैं ये नॉन रिफंडेबल होते हैं। ट्रांजैक्शन टैक्सेस, ट्रांजैक्शन टैक्सेस अरे अगर लगते होंगे तो लग जाएंगे, नहीं लगते होंगे तो नहीं आएंगे। अच्छा, ये एग्जांपल्स हैं, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। यानी कहे जी कि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट क्या है? वो खर्चा जो बेचेंगे तो उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे अभी मैंने लिखवाया तो नहीं है, लेकिन किसी स्टूडेंट ने कहा था कि इसको अगर बेचते हुए थोड़ा बहुत रिपेयर करके बेचना होगा वरना ये नहीं बिकेगा, तो ठीक है, वो रिपेयर खर्चा भी डायरेक्ट ही है कि नहीं है? डायरेक्ट है, वो भी इसी के अंदर आएगा। फिर अगली मिसाल लिखें, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसिड। जैसे अगर एसी बेचना है तो ये पक करके तो दीवार से नहीं उतारेगा ना, चिपका हुआ थोड़ी है, तो उतारना पड़ेगा किसी को, तो इसकी तो यहां से दीवार से उतारने भी टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है। तो कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसिड, और इसको ब्रैकेट में लिख लें, इसको डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी कहते हैं, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ये जो कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसिड है, हमारे पास तो एसिड इंस्टॉल्ड है, तो अगर बेचना हुआ तो उतारना ही पड़ेगा, तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ये जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट अब लिख लिया ना, इसके बारे में एक एग्जाम नोट बता रहा हूं, डिसमेंटलिंग कॉस्ट से रिलेटेड खास। ये जो बात बताने लगा हूं ये सिर्फ डिसमेंटलिंग कॉस्ट की बात बता रहा हूं। छोटे छोटे से होते थे हम लोग, जब I16 पढ़ाना शुरू किया था तो एक लिस्ट कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट बताई थी कि कॉस्ट में क्या क्या शामिल है। उसमें एक आखिरी आइटम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी लिखी थी।
क्यों होती है, क्या होती है, इसका जवाब तो FR2 में है, लेकिन बहरहाल एक आइटम थी। तो अब एग्जाम नोट ये बता रहा हूं कि अगर डिसमेंटलिंग कॉस्ट एसिड की कॉस्ट में इंक्लूडेड है तो फिर कॉस्ट टू सेल में नहीं लेना उसको। डिसमेंटलिंग कॉस्ट अगर इनिशियल कॉस्ट ऑफ एसिड में इंक्लूडेड है तो फिर उसको कॉस्ट टू सेल में नहीं कंसीडर करना, तो डबल डबल हो जाएगी ना। दोबारा, डिसमेंटलिंग कॉस्ट अगर एसिड की इनिशियल कॉस्ट में इंक्लूडेड है, ये कौन सी चीज आ गई इनिशियल कॉस्ट? वो जो पूरी लिस्ट थी, परचेज करके लाएंगे, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग वगैरह, तो उसमें एक आइटम ये भी थी। तो अगर कॉस्ट ऑफ एसिड में ये ऑलरेडी शामिल है तो फिर इस खर्चे को कॉस्ट टू सेल नहीं कहना। और अगर सवाल में नहीं पता चल रहा कि प्लांट की कॉस्ट में शामिल है कि नहीं, यानी आपको दिया हुआ है डाटा डिस्पेंसिंग का, लेकिन नहीं आइडिया हो रहा कि कॉस्ट ऑफ एसिड में शामिल है कि नहीं, तो आप इसके बारे में नोट लिख के जो मर्जी कर लें, सही है। ये जो नोट वाली बात मैंने की है, ये अगर ऊपर से गई तो थोड़ी देर ठहर जाए, अभी एक सवाल कराने लगा हूं, उसमें ये बात आ जाएगी। 12 जो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, मैं दोबारा बता देता हूं कि अगर क्वेश्चन में ये डिस्मेंटलिंग कॉस्ट दी हुई है लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि वो कॉस्ट ऑफ एसिड में ऑलरेडी इंक्लूडेड है या नहीं, तो फिर क्या करें, कॉस्ट टू सेल में शामिल करें ना करें? तो आप नोट लिख दें। आप अगर ये अज्यूम करना चाहेंगे कि शामिल है तो फिर अगर आप ये नोट लिख देते हैं कि शामिल है कॉस्ट में, सबसे बात कर रहा हूं, अगर आप ये अज्यूम करते हैं कि कॉस्ट ऑफ एसिड में ऑलरेडी शामिल है तो कॉस्ट टू सेल में नहीं काउंट करेंगे, और अगर आप ये नोट लिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ एसिड में ऑलरेडी शामिल नहीं है तो फिर आप अकॉर्डिंगली नोट लिख के जो भी करना चाहें कर सकते हैं। रूल बहरहाल ये है कि अगर कॉस्ट ऑफ एसिड में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो फिर इसको कॉस्ट टू सेल नहीं कहना। कॉस्ट टू सेल में कुछ खर्चे हैं जो नहीं करने शामिल, कुछ खर्चे हैं जो कॉस्ट टू सेल में नहीं करने शामिल। इनको अलग से नाम ही इसलिए लिया गया क्योंकि शक पड़ता है कि शामिल करना है कि नहीं करना, तो नहीं करना। इनकम टैक्स को शामिल नहीं करना। इनकम टैक्स ये कहां से आ गया इधर? अगर बेचेंगे तो प्रॉफिट पे भी तो बेच सकते हैं ना, तो प्रॉफिट टैक्स लग जाएगा, तो वो इसलिए कॉस्ट टू सेल नहीं है कि वो तो पूरे बिजनेस के प्रॉफिट पे लगेगा। पता नहीं पूरा बिजनेस प्रॉफिट्स में है, नहीं है, लॉसेस में है, पता नहीं टैक्स का क्या सिलसिला चल रहा है, तो इसलिए इनकम टैक्स कॉस्ट टू सेल के अंदर नहीं है कोई चीज। इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट कह लें, इसका मतलब है कि अगर हमने बेचा और बेचने के लिए खर्चे करने पड़े, अच्छा बेच चुके हैं, अभी बेचा नहीं है, हम तो इंपेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं कि अगर बेचे तो कितने का बिकेगा। तो अगर बेचना हुआ और खर्चे करने पड़ेंगे और खर्चे के पैसे नहीं होंगे तो हो सकता है कि ओवरड्राफ्ट से वो पैसे खर्च करें, तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट बेचने का खर्चा है, वो तो इसलिए क्योंकि पैसे नहीं थे हमारे पास, तो वो कॉस्ट टू सेल नहीं है, तो इसलिए इंटरेस्ट कॉस्ट कॉस्ट टू सेल में नहीं काउंट होगा। टर्मिनेशन बेनिफिट्स, अगर प्लांट बेच दिया, अगर प्लांट बेच दिया तो जो वर्कर्स काम किया करते थे, हो सकता है उनको फैक्ट्री में बाकी जगह एडजस्ट ना कर सकें और उनको नौकरी से निकालना हो, और नौकरी से निकालना हो तो उनको थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेंगे। तो ये पैसे उनको इसलिए देने पड़ेंगे क्योंकि प्लांट बेचेंगे, फिर उनको हम कहीं और एडजस्ट नहीं कर सकेंगे, इसलिए पैसे देने पड़ेंगे, तो इसको कॉस्ट टू सेल में नहीं काउंट करते। क्या हमने बेच दिया है एसिड, क्या डिसमेंटल कर चुके हैं, तो फिर कैसे डैमेज हो गया? क्या हम निकाल चुके दीवार से? नहीं निकाला ना, तो कैसे पता कि डैमेज हो गया? हमने निकाल लिया दीवार से, तो फिर पीपी किधर रहा? फिर उसको अभी तो हम यूज कर रहे हैं, अभी तो उसकी लाइफ पड़ी हुई है, हम तो वैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि अगर बेचा तो कितने का बेचेंगे, अभी तो नहीं निकाला इसको दीवार से। हाँ जी, टर्मिनेशन बेनिफिट्स, जी जी, वो जो गोल्डन हैंडशेक की एक मिसाल है ये। अच्छा, अगर एसी उतार लें दीवार से, अभी उतारा नहीं है, अभी नहीं उतारा है, गिरा भी नहीं है, अभी नहीं उतारा एसी, अगर उतार लें तो पीछे दीवार में तो सुराख भी रह गया और पेंट भी खराब हुआ है, तो दीवार को रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये रिपेयर का खर्चा कॉस्ट टू सेल नहीं, ये तो उसके बाद बाकी जगह ठीक करने का खर्चा है, तो ये कॉस्ट टू सेल नहीं है। कॉस्ट रिलेटिंग टू
रीऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस आफ्टर डिस्पोजल ऑफ एसिड। एसेट अगर बेच दिया, प्लांट बेच दिया, तो फिर बाकी जो फैक्ट्री की शक्ल रह गई उसको रीअरेंज करने में कोई खर्चा लगेगा, तो वो कॉस्ट टू सेल नहीं है। एक सवाल होगा IS 36 में, खोलें किताब IS 36, किताब होती तो आप भी खोल लेते। IS 36 वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन 10, ऑटम 2007। नहीं बताना पेज, मैंने ढूंढे खुद। इतने छुन्ने मुन्ने क्यों बनते हैं आप? एक बुक है, उस बुक में एक IS 36 है, और धोखा नहीं दिया होगा, IS 36 एक ही होगा। और आप जब IS 36 खोलेंगे तो उसमें क्वेश्चन तक भी पहुंच जाएंगे। और ऑटम 2007 भी धोखा नहीं होगा, एक ही होगा वो सवाल। क्वेश्चन 10 भी एक ही होगा। बहरहाल जिन कमजोर दिल बच्चों को नहीं मिल रहा, पेज 242 है, लेफ्ट साइड पे आएगा, उस पेज को देखेंगे, तकरीबन थोड़ी सी नजरें झुकाएंगे, दरमियान में करके एक सवाल नजर आएगा। PQR के नाम से सवाल है, पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे, सवाल पढ़ने में करता हूं। चलें, पढ़ लिया होगा। 3 एसेट्स हैं, और 3 एसेट्स के बारे में कुछ टेबल में डाटा दिया हुआ है, कुछ कहानियां जो है अंग्रेजी में नीचे पैराग्राफ में लिखी हुई हैं, और ये सारा डाटा दिया हुआ है किस डेट का है? नहीं तो बस किसी एक डेट का ही दिया होगा। रिक्वायर्ड क्या है? अगर है इफ एनी, तो ईच एसेट की इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर दें। यानी करना क्या है, कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट से, और रिकवरेबल अमाउंट होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू यूज में से हायर। 3 एसेट्स हैं, मतलब 3 सवाल हैं, तो एक एक करके कर देते हैं। ऑटम 7, एसेट ए ले लेते हैं पहले। एसेट ए की कैरिंग अमाउंट कितनी, क्योंकि कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करना है ना रिकवरेबल से जी। 3200 और इसकी रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर करनी पड़ेगी वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वैल्यू इन यूज कितनी? 3100 और फेयर वैल्यू कितनी? 2500। इसमें से लेस कॉस्ट टू सेल। अब जो कॉस्ट टू सेल है वो है आखिरी पैराग्राफ में अंग्रेजी में छुपी हुई। एक खर्चा है 50,000 का, जिसको कहा हुआ है कि ये टेंडर का खर्चा है। टेंडर समझ लीजिए, आपको कोई एसेट बेचना है ना, तो अखबार में इश्तिहार देना होगा, तो ये कॉस्ट टू सेल होगा कि नहीं? होगा ना। एसेट बेचेंगे तो अखबार में इश्तिहार देंगे, नहीं बेचेंगे तो नहीं देंगे। तो ये कॉस्ट टू सेल है, कितना है? 50। फिर इसके अलावा
इस एसेट को डिसमेंटल भी करना पड़ेगा, 100 उस पर खर्चा होगा। क्या सवाल में यह पता चल रहा है कि कॉस्ट ऑफ ए में डिसमेंटलिंग शामिल है या नहीं शामिल? कैसे पता चल रहा भाई? अच्छा, सूंघ के नहीं पता चलेगा, कोई मतलब कोई ऐसी निशानी नहीं है जो आप जान लेंगे, कोई खास रोशनी में भी नहीं पता लगेगा। जितना सवाल का डाटा है, दिखा क्या, जितना सवाल का डाटा है, आपको क्या पता कॉस्ट कैसे निकली? इवन के कॉस्ट भी नहीं पता, कॉस्ट कितनी नहीं पता, बुक वैल्यू दी हुई है तो हमें नहीं पता कि कॉस्ट में क्या क्या शामिल किया था। सबसे बात कर रहा हूं, सारे नहीं पता कि कॉस्ट में क्या क्या शामिल है, तो फिर अज्यूम कर लेते हैं। अगर ये अज्यूम कर, अच्छा खुद से दिल की बात एग्जामिनर नहीं समझेगा, लिखना पड़ेगा आपको यहां नीचे अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। हम अज्यूम कर रहे हैं कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऑफ एसेट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो यहां नहीं लिखेंगे। अगर अज्यूम करते हैं कि ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है तो फिर यहां लिख लेंगे। और आगे कोई खर्चा? लीगल एडवाइजर इस एसेट को बेचने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बनाएगा उसमें 4 दिन लगाएगा, और उस लीगल एडवाइजर को हम एनुअल फीस दिया करते हैं 365,000 एनुअल फीस पे करते हैं। तो ये क्या इंक्रीमेंटल है? एसेट बेचेंगे तो 365 देंगे, नहीं बेचेंगे तो नहीं देंगे, ये तो देना ही है। तो इसलिए ये कोई है ही नहीं इंक्रीमेंटल खर्चा, तो ये नहीं होगा कॉस्ट टू सेल। तो 4 दिन का कर लें कैलकुलेट, 4000 कैलकुलेट तो कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? जब 4 डिवाइड बाय 365 कर ले तो फिर इंक्रीमेंटल नहीं है। जितना खर्चा उसको साल का फीस पे करते हैं वो तो उतनी ही पे करेंगे। अगर उन 4 दिन में काम कर लेगा तो मौत थोड़ी पड़ जाएगी। तो इन 4 दिन के काम के कोई एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं उसको, तो फिर ये नहीं है कॉस्ट टू सेल। हां, अगर ये कहा होता कि उसको एनुअल फीस तो दे ही रहे हैं, उसके अलावा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा तो उसको 5,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट के एक्स्ट्रा देंगे, फिर 5,000 हम जरूर लेते। तो इसलिए लीगल फीस का कुछ भी नहीं करना। तो कॉस्ट टू सेल माइनस होके फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या बन गई? वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में से हायर, तो रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगी 3100, और रिक्वायर्ड था इंपेयरमेंट लॉस। तो इंपेयरमेंट लॉस जी 100 का, तो इस पे इंपेयरमेंट लॉस है 100 का। एसिड बी और सी आप कर दें अभी जल्दी से, एसिड बी और सी आप कर दें, लिख के करना, सिर्फ कैलकुलेटर पे चेक करके पीछे सॉल्यूशन नहीं देखेना, लिखें।
हाँ जी, छोटा सा सवाल था यार। अच्छा, अगर किसी एसेट पे इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है तो जोर ना लगाए ज्यादा। नहीं है तो नहीं है। सी पे नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, तो ये थोड़ी कहा जबरदस्ती लॉस निकालें। इफ एनी, तो अगर किसी पे इम्पेयरमेंट लॉस है तो ठीक है। कैसे पता है इम्पेयरमेंट लॉस है? अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, और अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है तो नहीं है इम्पेयरमेंट लॉस। जी बताएं, कैलकुलेशन हो गई? वैल्यू इन यूज, इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर इसकी डिटेल कैलकुलेशन तो कल की क्लास में कराऊंगा। इसका कॉन्सेप्ट समझ लें और इसका एक बेसिक सा फार्मूला बना के दे रहा हूं बस, बाकी तफसील इसकी कल प्रैक्टिस आएगी। मेन कॉन्सेप्ट समझ लें, इसका कहानी इसकी, और एक बेसिक सा फार्मूला। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं पहले, इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं पहले, फिर लिखूंगा कि वैल्यूज निकालते कैसे। अगर एक प्लांट है और 6 साल इसकी यूजफुल लाइफ थी, ईयर 2 के एंड पे खड़े हैं हम, 31 दिसंबर 22, ये हम एंड पे खड़े हैं, और अभी इस प्लांट की कैरिंग अमाउंट 300 मिलियन है। इस प्लांट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग अगर इस दिन कर रहे हैं तो इसको किससे कंपेयर करेंगे? रिकवरेबल अमाउंट किस दिन हो रही है ये कैलकुलेशन? 31 दिसंबर 22। रिकवरेबल अमाउंट कॉन्सेप्चुअली क्या चीज है? हायर ऑफ नहीं, वैसे रिकवरेबल क्या है? जो बेनिफिट्स मिलने हैं या मिले थे, मिलने हैं। पीपीई है, मेन मकसद इसको खरीदने का, यूज करना था या बेचना था। लेकिन अगर सही यूज नहीं हो पा रहा या इतना को खास अच्छा नहीं चल रहा तो एक रास्ता और भी है, बेच भी सकते हैं। तो हम दो रास्तों को कैलकुलेट करके देखेंगे। एक रास्ता है कि अगर अभी बेच दिया, कॉस्ट टू सेल, ओके, कॉस्ट टू सेल, अगर अभी बेच दिया तो 290 का बिक जाएगा नेट ऑफ कॉस्ट टू सेल। अभी कब? जिस दिन इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर उसी वक्त अच्छा, क्या बेच चुके हैं? उतार लिया, दीवार से गिर गया, बेच चुके हैं? नहीं बेचा, बेचने भी नहीं लगे, भाई यूज करना है अभी, लाइफ तभी तो 6 साल है, वरना बेचने लगे होते तो 6 साल की लाइफ होती। हमने अभी सिर्फ ये चेक करना है कि कहीं ये एसेट औकात से ज्यादा तो शो नहीं हो रहा। औकात क्या है? रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या है? जितने बेनिफिट्स मिलने हैं।
फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 290। क्या मतलब है इस 290 का कि अगर बेचने नहीं लगे, अगर अभी बेच दिया, अभी कभी अगर बेच दिया तो नेट इतने का बिकेगा, और अगर यूज किया तो क्या यूज है इसका, कितने अरसे तक, 4 के 6, 4, क्योंकि हम यहां से खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो अगर यूज किया तो इसको हम 4 साल इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, बेचेंगे तो उससे पैसा आएगा, लेकिन प्रोडक्ट बनाने में खर्चा भी तो होगा। तो इन 4 साल में मिसाल के तौर पे इस पहले साल में बेच के और खर्चे करके जो नेट कैश जनरेट होगा, लेट से 120, इस साल में 80, इस साल में 130, इस साल में 150, कितना हो गया, 480 हो गया, ठीक है। ये जो 480 मिलेगा, ये रिमेनिंग 4 साल में मिलने वाला कैश है। अगर हमने 31 दिसंबर 22 को बेच दिया तो नेट इतना मिलेगा, लेकिन अगर यूज किया तो 4 साल में 480 मिलेगा। अच्छा, पीआरसी पास है, क्यूएमबी उसमें एक पेपर हुआ करता था आसान सा, उसमें कहीं डिस्काउंटिंग भी होती थी। तो ये 300 कब की वैल्यू है, 290 कब की है, ये 480 क्या है, ये तो फ्यूचर 4 साल है, तो कंपेरेबल ही नहीं। हमें अगर कंपेयर करना है तो हमें इनकी पीवी निकालनी पड़ेगी, और इसकी पीवी निकल आई मिसाल के तौर पे 298, मिसाल है, प्रेजेंट वैल्यू 298 आ गई। अब ये कंपेरेबल है, अब है ये कंपेरेबल, 480 कंपेरेबल नहीं थी, ये कंपेरेबल है। 31 दिसंबर 22 पे बिजनेस के पास इस प्लांट से फायदा लेने के 2 रास्ते हैं, या तो अभी बेच दे या इसको यूज करके फायदा उठाए। और बिजनेस अगर अक्लमंद हुआ तो कौन सा रास्ता अख्तियार करेगा, जिसमें ज्यादा है ना, इसलिए रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ, कि बिजनेस ज्यादा वही करेगा जिसमें ज्यादा फायदा है, तो इसलिए रिकवरेबल होती है हायर ऑफ दीज टू। और इस 298 को क्यों कैलकुलेट किया, 480 क्यों नहीं, तो इस 298 को वैल्यू इन यूज कहते हैं, कि कैरिंग अमाउंट 300 वाला एसेट अगर अभी बेच दे तो क्या मिलेगा, और अगर यूज करें तो यूज करने में क्या वैल्यू छुपी है, वैल्यू इन यूज, तो इसको वैल्यू इन यूज कहते हैं। तो इसका अगर फार्मूला बना के दूं तो वैल्यू इन यूज हुआ करती है नेट टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम यूज ऑफ एसेट discounted at an appropriate discount rate। नेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कैश इनफ्लोज भी होंगे, आउटफ्लोज भी होंगे। इनफ्लोज क्यों होंगे, मिलेगा कैश क्यों, प्रोडक्ट बेचेंगे पैसा मिलेगा, पैसा जाएगा क्यों, जो प्रोडक्ट बनाने में खर्चा हो रहा होगा, मशीन की मेंटेनेंस होगी, तो उन सब का नेट। तो वैल्यू इन यूज है फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी, एक मुनासिब से डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंट करके, और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी आती है। अब ना कल यहां से ऑनवर्ड 2 चीजों पे बात होने लगी है। एक हम बात करेंगे फ्यूचर कैश फ्लोज पे, और ये है सबसे लंबी बात इस टॉपिक की, इसमें गहराइयां छोटी छोटी सी, वो फिर एग्जाम्स में टेस्ट होती हैं। और एक बात हम करेंगे इस पे, तो वैल्यू इन यूज को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए कुछ डिस्कशन इस पे चलेगी, कुछ इस पे चलेगी, और जैसे जैसे मैं इसमें पॉइंट्स लिखवाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, तो छोटे छोटे सवाल भी बनाते कराता जाऊंगा। ठीक है, यहां से इंशाल्लाह कल करते हैं।